हेलो नमस्कार, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे 2023 इंडियन इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ख़राब साल हो सकता है ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज़। इस साल को स्टार्ट हुए 1 महीना हुआ है बस, लेकिन काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट और ख़राब डेवलपमेंट इंडिया की इमेज के लिए निकल के सामने आ रही हैं। जैसे कि 17 जनवरी को एक बीबीसी एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करता है जिसके बारे में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुना दिया था। तो अब बीबीसी जूरी एग्जीक्यूशनर के रोल अदा करने के लिए 20 साल के बाद दोबारा उन जख्मों को छेड़ रहा है जो इंडिया के लिए घातक साबित हुए हैं। और ये भी ऐसे समय पे जब इंडिया और यूके का प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक साइन नहीं हुआ है, जो पिछले साल ही साइन हो जाना था। फिर 24 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेज को टारगेट करते हुए यूएस की एक शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी करती है जिसमें बेसलेस और जनरल एलिगेशन लगाए जाते हैं जो कि परफेक्टली लीगल एलिगेशंस हैं। और ये एक तरह से इंडियन इकोनॉमी के लिए सिस्टेमिक रिस्क की तरह हो सकता है, क्योंकि इससे मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद 26 जनवरी को यूएस की सेनेट हियरिंग में, जो उनकी राज्यसभा हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, जिसमें 100 मेंबर होते हैं सेनेट में, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, उसमें अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर यूएस की विक्टोरिया न्यूलैंड कहती हैं कि वो नेक्स्ट वीक इंडिया जा रही हैं और वो इंडिया को कन्विंस करेंगी कि आप रशियन वेपन्स को छोड़ के यूएस वेपन्स खरीदिए। तो उनकी जो विजिट इंडिया में होनी थी वो 28 जनवरी को होनी थी। कन्वीनियंटली 28 जनवरी को सुबह एयर क्रैश होता है जिसमें हमारे 2 फाइटर प्लेन का क्रैश हो जाता है, एक सुखोई 30 और एक मिराज 2000, जिसके बारे में कोई भी डिटेल्ड खबर निकल के नहीं आई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एक सबोटाज हो सकता है। ये सारा सब कुछ बहुत ही कम टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है क्या? और वो भी एक ऐसे समय पे जब यूएस की पॉलिसी लाइन को इंडिया टो नहीं कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के लिए इकोनॉमिक फील्ड में, और इंडिया की इकोनॉमी एक ब्राइट स्पॉट बनती नज़र आ रही है पूरे वर्ल्ड में। यूएस के लाख मना करने के बाद भी इंडिया रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है और इंडिया रशिया को काफ़ी मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है मिलिट्री से रिलेटेड। और रशिया और इंडिया की मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और इंडिया जो रशिया को मोरल सपोर्ट दे रहा है और इकोनॉमिक आइसोलेशन रशिया की होने से बचा रहा है, सो यूएस को ये बातें अब ज़्यादा खटक रही हैं क्योंकि उनकी वर्ल्ड स्टेज पे बेइज्जती हो रही है। जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे रशियन इकोनॉमी पे कि रशियन इकोनॉमी भरभरा के गिर जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। रशियन इकोनॉमी में आई थिंक 8% का कितना कॉन्ट्रैक्शन आया है, जो कि एक तरह से आप बहुत ही कम इफेक्ट मान सकते हो, और वो भी इतनी ज़्यादा सैंक्शंस का। अगर ये सेम तरह की सैंक्शंस इंडिया और चाइना पे लगा देते हैं तो ये इकोनॉमीज़ इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो जैसे यूएस के प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, तो क्या ये हो सकता है कि इंडिया को सजा दी जा रही है यूएस पॉलिसी को टो ना करने की? यूएस सेनेट हियरिंग की एक ये वीडियो देखिए। Both with India, with South Africa, with the ASEAN nations, the difficulty in getting them to take a strong stand against Russia. I think it particularly bothers me with democracy in South Africa as democracies. With regard to South Africa and India, as you know, these countries have long-standing historic intertwinings with Russia. We have been making the case regularly with them that these dependencies that they've created make them more vulnerable, and we will continue to do that. In the case of the oil price cap, as you know, which India was quite skeptical of, they're now major beneficiaries because the oil that they're buying from Russia is so much cheaper. And we are now working with them on ways to diversify away from Russian weapons. I'll be in India next week talking about that among other things. This trip is South Asia. It is India, Nepal, Sri Lanka, and then on to Qatar to work on some of the Afghan SIV issues. And, I'm glad to hear that you're going to India, and
I would think that after the performance of Russian weapons on the battlefield has been demonstrated, they might be somewhat less interested in Russian weapons. On my last trip to India, that was one of the first things we said, look at how these weapons perform on the battlefield. But I think they find themselves, after 60 years of entanglement, having to find alternatives, and that's part of the job we have to do, is help them with alternatives. तो जो ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं विक्टोरिया न्यूलैंड, इनकी पॉलिसी हमेशा थ्रेटन करने की रही है। इनको मिस रिजीम चेंज भी कहा जाता है, और ये जहाँ भी जाती हैं डिस्ट्रक्शन के साथ जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल, मिलिट्री एंड मीडिया माइट। अभी एक रिसेंट और ख़बर क्या निकल के आ रही है कि यूके के जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनकी, डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी, डिफेंस सेलेक्ट कमेटी बोलते हैं उसको, तो उनके चेयरपर्सन ने ये प्रपोज़ किया है कि इंडिया को ऑकस पैक्ट ज्वाइन करना चाहिए, जो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके एक पैक्ट हुआ था, वो चाहते हैं कि जापान और इंडिया भी उसको ज्वाइन करें। तो वो डायरेक्टली ये क्यों नहीं कहते कि यूके को क्वाड ज्वाइन करना है। अब इसके बाद एक ये इशू भी हो सकता है कि जैसे पिछले साल जो विक्टोरिया न्यूलैंड इंडिया में आई थी, तो उन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया था, और एनडीटीवी को इस बार अदानी एंटरप्राइज ने खरीद लिया है। सो राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो इंडिया एक स्वीट जियोपॉलिटिकल स्पॉट पे है, और जो यूएस ने मिसकैलकुलेशन करी है यूक्रेन में, वो एक फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर है उनकी तरफ से, और उनको एक बिगर क्राइसिस चाहिए, इससे भी बड़ी क्राइसिस चाहिए इससे निकलने के लिए। सो उनको एक ऑफ रैम्प चाहिए जिसके लिए वो चाइना ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करवाना चाहते हैं, और इसके लिए उनको इंडिया की हेल्प चाहिए, क्योंकि बिना इंडिया के वो इस वॉर को विन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले से ही प्लेयर्स की सेटिंग करनी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। और यूएस और यूके क्या चाहते हैं कि इंडिया इस वॉर में मेन कम्बेटेंट हो। इनका क्या है कि अगर यूएस और यूके दोनों लड़ेंगे, यानी खुद लड़ेंगे, तो फिर ग्रेट रीसेट जो एजेंडा है उसका क्या होगा। जो ग्रेट रीसेट एजेंडा है वो ये है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग जो होगा वो अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट बचा के रखेगा, और वही अगले जो नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर या नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर को डिटरमाइन करेगा। सो ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग की लड़ाई है, और ये चाहते हैं कि यूएस से ही लास्ट मैन स्टैंडिंग रहे, जो कि इंडिया जैसे सॉवरेन कंट्रीज़ को एक तरह से पानी फेर रहे हैं उनके इस प्लान पे। सो जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा वो और सभी कंट्रीज़ को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड कर पाएगा, और इकोनॉमिक सिस्टम को वही डिटरमाइन करेगा। अब हम ये देखते हैं कि यूएस के पास क्या क्या पॉलिसी टूल्स हैं इंडियन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या इंडियंस को मजबूर करने के लिए कि वो चाइना से लड़ें। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कल परसों कि सम पीपल आर ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया। तो इनके पास ऑप्शंस हैं कि इंडिया में डिविजन्स पैदा किए जाएं तरह तरह के। जैसा पिछले साल विक्टोरिया न्यूलैंड ने कहा था कि इंडिया में वो सब नेशनल डिप्लोमेसी पे ध्यान देंगे। सब नेशनल डिप्लोमेसी क्या है कि वो स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रीजनल आउटफिट्स हैं जो एक एरिया में लोकली स्ट्रॉन्ग हैं, उनको फंडिंग देके उनसे एक तरह से अनरेस्ट पैदा करवाएंगे। जैसा कि आपने पिछले 1-2 साल से आप देख ही रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग, उसके बाद किसान आंदोलन, फार्मर प्रोटेस्ट, हिजाब कंट्रोवर्सी, उसके बाद अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम इशू चल रहा है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे पेन पॉइंट्स हैं इंडिया के लिए जिन पे यूएस हाथ रखना चाहता है इंडिया से अपनी मनमानी करवाने के लिए। और जो ये सब नेशनल डिप्लोमेसी है इसका आप रिजल्ट देख ही रहे हैं करंटली। खालिस्तानी रिसर्जेंस हो गया है। तमिलनाडु की में जो डीएमके पार्टी है, स्टालिन की पार्टी, वो डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, और केजरीवाल को आप जानते ही हैं कि ये तो एक एजेंट है सीआईए का और फोर्ड फाउंडेशन का। आप इसका चेक कीजिए कि जो पहला इसका एनजीओ था उसको किसने फंड किया था। और जब भी आप लॉन्ग टर्म केजरीवाल की पॉलिसी देखेंगे वो एक एनार्किस्ट की पॉलिसी है कि स्टेट का डेप्ट बढ़ाते जाओ और लेट समवन टेक केयर ऑफ इट, कि पंजाब को भी सब्सिडी देते रहो दिल्ली की तरह, और 50,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग लेंगे। भाई पैसे कमाएगा कौन? जो पंजाब में बिजली की और एक तरह से लॉलेसनेस आ रखी है उसके जिम्मेदार है कौन? केजरीवाल जिम्मेदार है उसके लिए। सेकंड ऑप्शन ये क्या यूज़ कर सकते हैं कि एम्पावरिंग पाकिस्तान टू टेक ओवर इंडिया। अब ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है यूएस के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और इसके चांसेस ही ज़्यादा बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो इनकी फर्स्ट पॉलिसी है इंडिया को डिवाइड एंड रूल करने की, वो सक्सेस तो हो रही है, लेकिन जो विक्टोरिया न्यूलैंड की रेपुटेशन है ना मिस रिजीम चेंज की, उस जितनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो
ये पाकिस्तान को बढ़ावा एनकरेज कर सकते हैं एक लिमिटेड ऑफेंसिव इंडिया के खिलाफ करने के लिए। लेकिन इसमें इनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि करंटली पाकिस्तान बहुत ही ख़राब हालत में है। सो ये जो 2023 साल है ये डिस्टर्बेंसी से भरा रहेगा इंडिया की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और जो भी लोग सिंगल डोमेन एक्सपर्टीज़ वाले जो लोग हैं, जैसे कमर्शियल एंगल से या रिलीजियस एंगल से जो एनालिसिस दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये जो इश्यूज़ हैं ये मल्टीफेसेटेड हैं। आप ये देखिए, जब भी कोई कंसर्टेड एक्शन होता है तो उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन उसको एनेबल कर रहा है। तो ये इन चीज़ों के लिए, बड़े मूवमेंट्स के लिए और बड़े एक तरह से डिसरप्शन के लिए हैवी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चेक करना है हमें कि ये फंडिंग आ कहाँ से रही है। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।